शांति। अभी का हमारा विषय है योग के स्तंभ। बहुत देर से आप सुन रहे हैं। आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप सभी ने कभी ना कभी बस में ट्रैवल तो किया होगा। कभी बस का सफर किया है? सबने किया है ना बस का सफर। तो जब हम बस में सफर करते हैं तो जो पीछे बैठे हुए होते हैं, सबसे पीछे, उनको क्या होता है? उनको धक्का लगता है, जग्स लगता है ना, उनको धक्के लगते रहते हैं। आगे बैठने वाले की अपेक्षा में जो पीछे बैठे हुए होते हैं उनको बहुत धक्के लगते हैं। वो क्यों लगते हैं? अब बस की स्पीड तो एक ही है, चलाने वाला ड्राइवर भी एक ही है, आगे भी लोग बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं, लेकिन जो पीछे बैठे हुए होते हैं उनको ज़्यादा धक्के महसूस होते हैं। कारण क्या है उसका? क्या कारण है उसका? अभी सबसे पूछूंगी, कोई बीच बीच में जवाब तो दे रहे हैं। कोई है जो इसका कारण बताएगा क्यों धक्के लगते हैं? हाँ बोलो, क्यों लगते हैं? गति एक है, चलाने वाला एक है, बस भी एक ही है, लेकिन पीछे वालों को धक्के ज़्यादा महसूस होते हैं। उसका एक कारण है, उसके साइंटिफिक रीजंस दूसरे हैं, लेकिन उसका एक कारण है, वो है क्योंकि वो ड्राइवर से दूर होते हैं। इसी प्रकार हमारी ये जो जीवन रूपी गाड़ी है, इस जीवन रूपी गाड़ी को चलाते हुए, या जीवन को नैया भी कहा जाता है ना, इस नैया को चलाते हुए अगर वो इस गाड़ी को दिशा निर्देश देने वाला जो मुख्य है, जो इस नैया का खिवैया है, अगर हम उससे दूर हो जाएंगे तो क्या होगा? तो धक्के खाने पड़ेंगे। माना हम उससे कनेक्टेड नहीं हैं। अगर हम उस मन से दूर हैं तो हमें क्या होता है? जिंदगी के अंदर कभी टेंशन, कभी प्रेशर्स, कभी एंजाइटी, कभी चिंता, कभी भय, बहुत सारी ऐसी कभी व्यर्थ, कभी नेगेटिव, ये सब बातें हमें फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए ये भट्टियों का आयोजन क्यों किया जाता है समय प्रति समय? आप लोग विशेष समय निकाल कर आए। इसका एक जो कारण है वो है बीइंग कनेक्टेड। आप सारा दिन उससे कनेक्ट रहो। ये यहाँ पर रहकर 4, 5, 6 दिन यहाँ पर रहकर कर्म करते, क्लास में बैठे, चलते फिरते ये अभ्यास कर सको कि कैसे ये सब कुछ करते हुए भी मैं उसके साथ कनेक्ट रहूं। आप लोग भी कभी बस में चढ़ते होंगे, कभी उतरते होंगे, किचन में जाएंगे, डाइनिंग हॉल में जाएंगे, खाना लेंगे, बर्तन लेंगे, लेकिन मेरी बुद्धि उससे कनेक्टेड रहे। ये अभ्यास करने का बहुत अच्छा स्थान है हमारा प्यारा मधुवन, जहाँ पर ये भट्टियों का आयोजन किया जाता है। तो मधुवन, चाहे शांतिवन कहो या पांडव भवन कहो या ज्ञान सरोवर कहो। तो ये योग जो है, कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? योग, याद। याद बहुत महत्वपूर्ण है। कहते एक होता है, कोई भी चीज़ बहुत महत्व वाली होती है, महत्वपूर्ण,
एक होती है बहुत महत्वपूर्ण और एक होता है अत्यंत महत्वपूर्ण। ये 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक इम्पॉर्टेंट, एक वेरी इम्पॉर्टेंट और तीसरा है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और योग किस कैटेगरी में आता है? योग किस लाइन में आएगा? बहुत बहुत या अति महत्वपूर्ण। लेकिन ये कॉमन जो शिकायत है, हम कहीं भी रहते हैं, किसी भी सेवा केंद्र पर जाते हैं, किसी भी बाबा के घर में जाते हैं, जहाँ से भी हम आए हैं, और जैसा मैं इन दिनों में अनुभव भी कर रही हूँ आप लोगों के साथ रह के, कि ज्ञान सुनने के वक्त तो हम बहुत फोकस्ड रह सकते हैं, लेकिन योग लगाने के समय जो हमारा मन और बुद्धि का कनेक्शन बाबा के साथ जुट जाए, वो लगा रहे, वो कॉन्टिन्यूसली लग नहीं पाता है। मे बी फॉर 15 मिनट्स और 20 मिनट्स, मे बी फॉर 30 मिनट्स, एंड कुछ तो हार्डली 5 मिनट्स ही अपने आप को फोकस कर पाते हैं। और आम तौर से भाई बहन क्या कहते हैं अपनी अपनी दीदियों को कि दीदी योग लगता तो बड़ा अच्छा है, बाबा से बड़ा प्यार है, परंतु वो अनुभव नहीं होता जो होना चाहिए। वो मेरा 1 घंटा 2 घंटा लगा रहे, वो नहीं हो पाता है। आप सोचो अंत समय हमें क्या काम में आएगा, या कोई भी आड़े वक्त में, कोई भी मुसीबत के समय में जब हमें मदद की आवश्यकता होती है, वो क्या काम में आएगा? हमारा योग। बाबा ने कहा हुआ है ना बच्चे, बुद्धि की लाइन जिसकी क्लियर होगी तो उसको अंत समय में बाबा टचिंग देगा। लेकिन अगर बुद्धि की लाइन क्लियर ही नहीं है, मेरा योग लगता ही नहीं है, अनुभव होता ही नहीं है, वो योग का आनंद ही नहीं आता है, तो फिर क्या उस समय आप सोचिए, जब परिस्थितियां बिल्कुल अचानक आएंगी, जो हमने सोचा भी नहीं होगा वो हमारे सामने होगा, तो उस समय मेरी मनोदशा क्या होगी? इसीलिए प्यारे बाप दादा हमें बहुत समय से ये बात कह रही है कि बच्चे पहले से ही इस चीज़ का अभ्यास डालो। इसलिए बाबा एक शब्द यूज़ करते हैं, बहुत काल का अभ्यास अंत में काम में आएगा। तो बहुत काल का वो अभ्यास तभी हम कर पाएंगे जब मुझे उस योग का आनंद आता हो। तो उस योग को अनुभव करने के लिए, प्यारे बाबा के साथ जुड़े रहने के लिए मुझे 4 बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मैं संक्षिप्त में आपके साथ ये 4 बातें आज शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात, किसी भी कार्य को करने के लिए, कोई बिजनेस करना हो, कोई सोशल वर्क करना हो, हाउस होल्ड जॉब करनी हो, कोई घर का काम काज करना हो, लेकिन उसके अंदर सबसे पहले क्या चाहिए? रुचि, इंटरेस्ट। आप देखेंगे जिन माताओं को भोजन आदि बनाने का शौक होता है, रुचि होती है, तो उनको कहो कि भोजन बनाना है, घर में कोई मेहमान आ गई, नहीं ये तो बस 5 मिनट का काम है। उनको पता है 10-15 मिनट आधा घंटा लगेगा, लेकिन कहने में क्या कहेंगे? बस 5 मिनट लगेगा, अभी हो जाएगा, बस गए और आए, और वो फटाफट सब कुछ बनाकर ले आते हैं। और जिनको भोजन बनाने में रुचि नहीं होती है, उनको क्या लगता है? कोई अचानक ज़्यादा खाना बनाना पड़े तो उनको बड़ी मुसीबत लगती है। होता है ऐसा कि नहीं होता है? राइट बात है। यानी कोई भी कार्य आपको करना है अच्छी तरीके से,
उसके लिए आपको इसमें रुचि चाहिए। और वो रुचि कब होती है हमें किसी भी चीज़ की, क्योंकि जैसे आप देखिए जिसकी जहाँ रुचि होती है ना उसका वहाँ ध्यान अवश्य जाता है। जैसे कई आजकल के जैसे यंग जनरेशन है उनको स्पोर्ट्स का बहुत शौक होता है, स्पेशली क्रिकेट मैच का। अब चाहे वो बड़े हो जाएं, अपने बिजनेस में भी जाएंगे, पढ़ाई करने वाले पढ़ाई करने में भी जाएंगे, जॉब करने वाले जॉब करने भी जाएंगे, ट्रैवल भी करेंगे, लेकिन जैसे ही उनको ज़रा भी टाइम मिला तो अपना मोबाइल खोल के देख लेंगे स्कोर कितना हुआ, या किसी से पूछ लेंगे कि क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट है, रुचि है। क्योंकि रुचि से क्या होता है, किसी चीज़ में जब हमको रुचि होती है तो रुचि होने से एक हमारा उसकी तरफ ध्यान जाता है, दूसरा कार्य करना सहज हो जाता है, और तीसरा हम उसके लिए समय निकाल लेते हैं। जैसे हमने बताया ना आपको, अब आप देखिए आपको बताया गया कि आप भट्टी में जाओ, ठीक है, आपको ये होगा। शायद हमारी बहुत सारी माताएं अपनी दीदियों के कहने से, अपनी बड़ी बहनों के कहने से यहाँ आई होंगी। उन्होंने कहा होगा कि आप जाओ, तो आपने क्या किया, पूरी तैयारी की, आपने अपने जो भी आप कार्य करते हैं उससे छुट्टी ली होगी, घर में कुछ एडजस्टमेंट करके आए होंगे कोई ना कोई, और सब एडजस्टमेंट करके फिर तन की, मन की, धन की सब एनर्जी लगाई, समय लगाया, यहाँ पर आए। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि भट्टी में जाने से ये फायदे होते हैं। जिनको अनुभव है वो तो अपने आप, जो पहली बार आए होंगे उन्होंने पूछा होगा, तो जब उन्हें पता लगा कि ये फायदे होते हैं तो सब कुछ लगाने में उनको देरी नहीं लगी, सोचा नहीं, लेकिन जाना है, भट्टी में जाना है, क्योंकि कुछ फायदा होगा। इसी प्रकार किसी भी चीज में रुचि कब क्रिएट की जाती है, यदि समझो रुचि नहीं है तो उस रुचि को क्रिएट किया जाता है। ऐसा होता है जैसे अब एक स्टूडेंट है, उसके पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, मैथमेटिक्स उसको अच्छा नहीं लगता है, गणित जो होता है उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसको मालूम है अगर मैं गणित में पास नहीं होऊंगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में जा नहीं सकता। तो उसको क्या करना पड़ेगा, पर्पसली उसके अंदर रुचि क्रिएट करनी पड़ेगी, उसमें उसको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। होता है ऐसे। इसी प्रकार अब मुझे पता है कि योग मेरे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो मुझे भी इसमें रुचि क्रिएट करनी होगी। अगर नहीं भी है तो भी मुझे रुचि क्रिएट करनी होगी। यहाँ हमारी बहुत सारी माताएं ऐसी बैठी हैं, मैं आते जाते देखती हूँ, बाबा जिनको कहते हैं भोलेनाथ की भोली भोली माताएं। तो बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो एजुकेटेड भी हैं, लेकिन बहुत सारी माताएं ऐसी भी हैं जो भोली भोली माताएं हैं, जिसके लिए बाबा कहते हैं हमेशा बस बाबा 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 करते रहो, यही तुम्हारी याद है। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपने दिमाग को लगाते हैं, तो दिमाग लगाने से क्या होता है, हम कभी कभी बाबा से दूर हो जाते हैं। और इसीलिए इन बातों को समझने की आवश्यकता पड़ती है। तो मुझे रुचि क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा? आप अपने आप से पूछो, मेरा ब्रह्मा कुमारी जीवन बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? What is the purpose of my becoming a BK? मैंने ये ब्रह्मा कुमारी जीवन क्यों अडॉप्ट किया? ये मैंने अपनी लाइफ क्यों चुनी? हम मदर्स हैं, हाँ, बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं,
फीमेल्स के रूप में, वो तो हम हैं ही हैं, लेकिन फिर भी मैंने ब्रह्मा कुमारी लाइफ चूज की। वो मैंने क्यों अपनाई? क्यों अपनाई? हाँ, उत्तर क्यों अपनाई? सुख शांति के लिए। सुख शांति के लिए। और किस लिए? और किस लिए? बोलिए, किस लिए अपनाई? हाँ जी, बाबा से वर्षा पाने के लिए। अच्छा, और बहुत सारे आंसर्स हैं, भगवान से मिलने के लिए। हाँ, और क्या सुना रहे हैं पीछे? एक भी सुनाई नहीं दे रहा, खड़े होके बताओ तो मालूम पड़ेगा। हाँ जी, मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। अच्छा, और किसके लिए? बाबा से प्यार हो गया इसलिए। अच्छा, और औरों को ये ज्ञान देने के लिए। अच्छा, बहुत सारे इसके उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, हर एक का अपना अपना उद्देश्य है। सुख शांति के लिए, घर को अच्छा करने के लिए, देवता बनने के लिए, बाबा को पाने के लिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। ऐसे बहुत से, जब आप सोचने बैठेंगे, हर एक का उत्तर अलग अलग हो सकता है। अब जो भी मेरा लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेकर मैं बनी, उसको पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? बाबा से योग लगाना पड़ेगा। योग लगाना पड़ेगा। जब मेरे लक्ष्य की पूर्ति बाबा को योग लगाने से ही होगी, तो फिर मैं क्यों ना योग लगाऊं? उसका महत्व मालूम पड़ा ना, कि योग लगाने का महत्व क्या है। तो इसके महत्व को समझो, क्योंकि जैसे हम एक शब्द कहते हैं, ज्ञानमय हो जाना, इसी प्रकार योगमय हो जाना। अगर मेरी रुचि योग में हो जाए और मेरा योग न लगे, ये हो नहीं सकता। मुझे समय ना मिले, ये हो नहीं सकता। आप कैसे भी करके उसके लिए समय जरूर निकालेंगे, लेकिन अपने आप से पहले पूछो कि मुझे योग के सब्जेक्ट में रुचि है। बाबा ने कहा है 4 हमारे सब्जेक्ट्स हैं, यद्यपि चारों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? वो है बाबा की याद, योग। दूसरी बात, हम बाबा से योग कब लगा सकेंगे? जब श्रेष्ठ चिंतन हमारा होगा। वो श्रेष्ठ चिंतन कैसे हो सकता है? जैसे मैंने आपको पिछली बात बताई कि मेरा ब्रह्मा कुमारी बनने का उद्देश्य क्या है, ये आप लिखना घर जाके, अभी नहीं मैं कहती हूँ, ये लिखना क्या मेरा उद्देश्य है, आपको मालूम पड़ेगा। बाबा के प्रति प्यार जागेगा, ज्ञान के प्रति, योग के प्रति रुचि बढ़ेगी। दूसरी बात जो मैंने बताई श्रेष्ठ चिंतन की, जब तक श्रेष्ठ चिंतन चलाने की आदत नहीं है, तब तक भी योग लग नहीं सकता। मैं बहुत बार जब इस तरह से सभाओं में बैठती हूँ, या जब भाई बहनों से हम लोग मिलते हैं, क्लासेस कराते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे भाई बहन, लाल लाइट हो गई, गीत बज गया, शुरू हो गया, तो समझते हैं शायद योग का पीरियड शुरू हो गया, थोड़ा सा स्थिर होकर बैठ जाएंगे, और जो 7 दिन के कोर्स में कुछ सुना हुआ था, तो वो थोड़ा थोड़ा अपने लिप्स पे मर्मरिंग करते हैं, मालूम पड़ता है कि वो अंदर में कुछ बोल रहे हैं,
लेकिन जो योग का अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि श्रेष्ठ चिंतन चलाने की आदत नहीं है। हमें 63 जन्मों की आदत है भक्ति करने की, आंख बंद करके। यहाँ भी 3 मिनट का गीत बजता है तो हमारी आंख बंद हो जाती है। बाबा ने तो कहा है कि बच्चे आंख खोल कर योग करो। कारण, क्योंकि जो मन और बुद्धि हमारी एकाग्र हो और उसमें चिंतन चले, श्रेष्ठ संकल्पों का बहुत बड़ा रोल है याद की यात्रा में। और हमें रोज ढेर सारे श्रेष्ठ संकल्प मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? रोज की मुरली से। मुरली खजाना है ना हमारा। अब मुरली सुन तो ली, लेकिन कितनी मुझे याद रहती है, कितना मेरा उस पर ध्यान जाता है। हम हमेशा एक बात सभी के साथ ये शेयर करते हैं कि कम से कम मुरली में से आप 5 पॉइंट्स निकालो। सिंपल। जिनको लिखना नहीं आता, 5 शब्द उसमें से याद करो और उन शब्दों को आप दोहराओ। ये कुछ प्रैक्टिकल अनुभव की बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उन 5 बातों को जो लिखना जानते हैं लिखो, लिखने से याद हो जाता है। हमारी बड़ी दीदी थी, दीदी मनमोहिनी, बहुत अच्छी गॉडली स्टूडेंट लाइफ उनकी थी। क्लास में जाती थी डायरी पेन लेके हमेशा, और दीदी जी सुबह की मुरली से क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कुछ पॉइंट्स निकाला करती थी। अभी तो हर मास पत्र पुष्प हमारे पास आता है। उन दिनों जो सेवा केंद्रों से पत्र आया करते थे, टीचर्स बहनों के या कोई भाई बहन भी, क्योंकि बहुत कम संख्या थी, तो उनके जवाब लिखे जाते थे। अंतर्देशीय पत्र, जो इंग्लैंड लेटर पहले आता था, अभी तो जमाना चला गया उसका, तो वो जो अंतर्देशीय पत्र का अंदर का पन्ना जो होता था, जो दीदी उस दिन की मुरली के जो पॉइंट्स क्वेश्चन आंसर में दीदी ने निकाले हैं, वो उसके ऊपर टाइप होते थे और लास्ट के पन्ने पर वो पत्र लिखा जाता था। और जब दीदी के पास जाओ तो हमेशा ये ज्ञान की रमत गमत, हमेशा दीदी कोई ना कोई प्रश्न पूछती थी। तो ऐसे ही यदि हम ये आदत डाल लें, मान लीजिए घर में 2 व्यक्ति हैं, ज्ञान में चलते हैं, हम एक दूसरे से आपस में पूछ लें, आज की धारणा का सार क्या था, आज का मुख्य पॉइंट क्या था, आज का वरदान क्या था। आज तो आपके लिए बहुत इजी है, मुख्य सार होता है, प्रश्न उत्तर होता है, पीछे धारणा की पॉइंट्स होती हैं, वरदान होता है, स्लोगन होता है। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स, 5 शब्द अपने पास जो याद रखें सारा दिन। बीच बीच में इसको रेफर करें। समझो याद नहीं आता है, डायरी खोल के देखें, उसका चिंतन करें। और दूसरी बात कि सारे दिन में 10 मिनट निकालकर, 10 मिनट केवल एक पॉइंट पर आप मनन चिंतन करें, उसको लिखें। आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कल की मुरली का कौन सा पॉइंट था, मैं आज का नहीं पूछती। कल की मुरली का मुख्य पॉइंट्स कौन सा था? ड्रामा का था, ड्रामा का था। आप समझो वो बाबा ने एक शब्द कहा जो आपने नोट किया, आप वो मुरली उठाकर ही लिखना शुरू करो।
आपको मुरली में से ही अनेक पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये जो हम चिंतन करने की आदत डालें, मनन चिंतन करने की आदत डालें, उससे क्या होता है, जब मन इस प्रकार के विचार करने लगता है तो धीरे 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 हमारा मन और बुद्धि बाबा के समान बनती जाती है। हमारे विचार और बाबा के विचार पैरेलल होते जाते हैं, उनमें समानता आती जाती है। और जब वो समानता आने लगती है, और उसी को ही बाबा फिर क्या कहते हैं बच्चे, कैचिंग पावर एंड टचिंग पावर। ये जो क्लिक होगा अंत में कि मुझे क्या करना है, जो वो टच होगा वो क्या है, हमारे विचारों में इतनी श्रेष्ठता आ जाएगी जो हम और बाबा के विचार दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा था बच्चे, अंत समय क्या होगा कि गाड़ी गई, आप निकल गए और आगे फिर सब गाड़ियां बंद हो गई। तो जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उसको ये टच होगा। इसलिए श्रेष्ठ चिंतन करने की आदत चाहिए। आपको बहुत सारी पिछली क्लासेस में बातें मिली हैं जिसमें बताया गया है आपको अलग अलग तरीके से आपको क्या करना है। मन को बिजी रखो, श्रेष्ठ चिंतन करते रहो। बाबा को याद करना मुश्किल नहीं होगा। कई बहनें, कई माताएं बहनें पूछती हैं हमसे, और उनको क्या लगता है कि बस योग में बैठ जाओ, उस परम आनंद की अवस्था में चले जाओ, उस अशरीरी अवस्था में चले जाओ, वो ब्लिसफुल स्टेज में चले जाओ, शायद वही योग है। नहीं, याद की बहुत सारी अवस्थाएं हैं। बाबा से बातें करना सीखो। बाबा से बातें करना भी योग ही है। आप में से कोई ऐसा है जिसको बातें करनी नहीं आती हैं? तो हाथ खड़ा करो। जिसको बातें करनी नहीं आती, बातें करनी नहीं आती, नहीं आती, बाबा से बातें करनी नहीं आती है। अच्छा, अपने परिवार वालों से बातें करनी आती है? परिवार वालों से भी बातें नहीं करते हैं। अच्छा, अपने दोस्त से बातें करनी आती हैं? जो आपको प्रिय लगता है उससे बातें करनी आती है? आती है ना? तो बस बाबा से ऐसे ही बातें करो। आज सुबह मैंने सुनाया था ना, बाबा आप कितने अच्छे हो। ये तो बोल सकते हो ना कि नहीं बोल सकते हो? अच्छा, गीत हैं बाबा के बहुत सारे, अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं। गीत सुन के बातें करो। अभी तो इतने अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं कि आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। डायरी पेन लेके बैठ जाओ, गीत सुनते जाओ, बाबा से बातें करते जाओ, लिखते जाओ। कर सकते हो? कर सकते हो? ये लिखने का अभ्यास पड़ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली एक समय ऐसा आएगा कि आपकी ये शिकायत खत्म हो जाएगी कि बाबा की याद रहती नहीं है। समझा? तीसरा उसका स्तंभ, ये आधार है बाबा की याद के मुख्य। और तीसरा उसका स्तंभ कौन सा है? वो है आत्म अभिमानी अवस्था, जो आज बाबा ने कहा। एक बहुत बड़ा अमेरिकन राइटर है, उसका नाम है रॉबिन शर्मा। है इंडियन, लेकिन अभी वो अमेरिकन बेस्ड है। उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और वो किताबें पूरे विश्व के अंदर पढ़ी जाती हैं। लास्ट ईयर वो इंडिया में आया था। टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने उसका इंटरव्यू लिया और वैसे उसको दुनिया के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। मीन्स एक ऐसा वक्ता जो लोगों को प्रोत्साहन देता है। तो उसने ये कहा कि लोग मुझे मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, लेकिन मुझे मानवता का स्पीकर कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
तो उसने एक बात कही बहुत अच्छी। उसने क्या कहा है, वो बहुत बड़ा लॉयर था, वकील था, लेकिन और बहुत सक्सेसफुल वकील था अपने समय में। उसको अपना जीवन खाली खाली लगता था और उसके बाद उसको जीवन में एम्प्टीनेस, हॉलोनेस, खोखलापन, खालीपन महसूस होता था। उसके बाद उसने बहुत सारी फिलॉसफीज पढ़ी। उसके बाद उसने ये किताबें लिखनी शुरू की। तो उसने क्या कहा है, ये 21वीं सदी का राइटर है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। उसने क्या कहा अपने इंटरव्यू में, उसने कहा कि बिना आत्मतृप्ति के सफलता खोखले विजय के समान है। विदाउट सोलफुलनेस सक्सेस इज लाइक एन एम्प्टी विक्ट्री। ये उसने अपने इंटरव्यू में कहा। जब तक वो हम आत्मसाध नहीं करते हैं, आत्म अनुभूति नहीं करते हैं, आत्म अभिमानी अवस्था का अनुभव नहीं करते हैं, हम बाबा को याद नहीं कर सकते। आप देखो बाबा कौन है? बाबा कौन है? निराकार। मुझे क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? निराकार। मुझे भी तो इस बॉडी कॉन्शियसनेस को, देह अभिमान को छोड़ना पड़ेगा ना। आज की सारी मुरली क्या है? अपने को आत्मा समझो, है ना आज की मुरली सारी? आत्मा समझ के आत्मा देखो, है आज की ये सारी मुरली? अच्छा, अभी बिना आवाज के, आपके खड़े होने की भी आवाज ना हो, बिल्कुल भी, इतना साइलेंट, आप अभी खड़े हो जाओ और एक जोड़ी बना लो, एक दूसरे के सामने खड़े हो जाओ, बिल्कुल आवाज नहीं, मुख एकदम बंद। एक दूसरे के सामने खड़े हो जाओ, एक दूसरे के सामने। किसी को कहना भी है तो इशारे से कहो, कोई आवाज नहीं, एकदम साइलेंस। अपने सामने वाले को देखो, मैं आत्मा, मैं आत्मा भाई अपने भाई आत्मा को देख रहा हूं। एक दूसरे की भ्रुकुटी में देखने का अभ्यास करो। मैं भी चमकता हुआ सितारा, वो भी चमकता हुआ सितारा। मैं भी शुद्ध आत्मा, वो भी शुद्ध आत्मा। एक दूसरे को दृष्टि देते हुए, आत्मा भाई को देखते हुए, अपना एक हाथ उनके साथ मिलाओ। केवल हाथ मिलाना है, हिलाना नहीं है। महसूस करो प्योर वाइब्रेशंस, वो शुद्ध वाइब्रेशंस को फील करो। अभी सामने प्यारे बाबा को देखो, सामने हो जाओ, हाथ छोड़ दो, बाबा को देखो, बाबा से दृष्टि लो। मैं शुद्ध आत्मा, बाबा का बच्चा, बाबा की संतान,
बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही है। उस शक्ति को अंदर में समा लो। और अभी धीरे से बिना आवाज के बैठ जाओ, बैठने की भी आवाज ना आए। आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव हुआ ऐसा हम अभ्यास कर सकते हैं। ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है। बहुत पुराना जो आम तौर से लोग कहते आए हैं, विवेकानंद जी का मिसाल देते हैं कि आत्म अनुभूति परमात्मा अनुभूति की ओर ले जाएगी। हम अपने को आत्मा समझकर बैठते ही नहीं, तो शिव बाबा के साथ कनेक्ट कैसे होंगे? स्वयं को आत्मा समझ को तो बैठे, ये साधना तो करें। इसके लिए हम आपको एक और प्रैक्टिकल बात बताएंगे। आप अभ्यास करो। अभी आप अपने अपने घरों में जाएंगे, कल से जाना शुरू होगा। आप अभ्यास करना आज से ही। जिसको भी देखो यहाँ देखो, भ्रिकुटी में। मुश्किल है? किसको भी देखो यहाँ ही देखो। तो जैसे आज हम मुरली में सुन रहे थे कि देह दिखाई ना दे, तो वो देह दिखाई देगी नहीं। ठीक है ना? तो ये अभ्यास जब तक मेरा पक्का नहीं होगा, सोल कॉन्शियसनेस का, आत्म अभिमानी अवस्था का, अपने आप को आत्मा समझने का, तब तक हम योगान्वित नहीं हो सकते, योग में नहीं हो सकते। मुझे गुलजार दादी की एक बात याद आती है। दादी ने एक बार कहा था कि जब हम जितनी बार मैं शब्द हम यूज करते हैं, उसके साथ आत्मा शब्द जोड़ दो। हम लोगों ने एक बार क्लास में ये अभ्यास किया, सबको ये कार्य दिया, तो हमने स्वयं ये अनुभव किया इस चीज का कि बहुत नेचुरल रूप से हम मैं शब्द बोल देते हैं और हमें मैं आत्मा कहने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। आप करके देखना। लेकिन जैसे जैसे हम उसका अभ्यास करते हैं तो वो कॉन्शियसनेस में आता जाता है कि मैं आत्मा हूं। और हम दिन में पता नहीं कितनी बार मैं बोल देते होंगे या मेरा बोल देते होंगे। समझो मैं मेरी डायरी यहाँ भूल गई, तो मैं किसी को पूछूंगी तो मैं कहूँगी मेरी डायरी यहाँ रह गई थी। हम बोलते हैं ना, कहने में तो यही आएगा ना। मीन्स हम इतने नेचुरल रूप से मैं और मेरे शब्द का प्रयोग करते हैं और वो करते करते उस कॉन्शियसनेस में आ चुके हैं, वो हमारे अंदर तक जा चुका है। इसीलिए आज इसकी आवश्यकता है कि मैं जिसको भी देखूं मैं आत्मा देखूं और स्वयं को आत्मा समझूं। जब मेरा ये अभ्यास पक्का होगा तो ऑटोमेटिकली बाबा की याद मुझे आएगी। मुझे इस पर भाई भाई की बात पर ये याद आती है बात, बाबा हमेशा कहते हैं आत्मा भाई भाई है। मीरा जब संत पुरुष से किसी से मिलने गई थी, वो बहनों को कभी देखते नहीं थे। मीरा ने दरवाज़ा खटखटाया। मीरा जो बहुत भक्तिन थी, आपने नाम सुना होगा उसका, तो उसने संत पुरुष का जब दरवाज़ा खटखटाया तो उसने कहा कि मैं किसी भी स्त्री से मिलता नहीं हूँ। तो उसने क्या कहा, मुझे तो संसार में केवल एक ही पुरुष दिखाई देता है। तो बाबा भी क्या कहते हैं
कोई भी किसी को भी हम देखते हैं, हमारी दृष्टि इतनी पक्की हो जाए कि हम सब भाई भाई हैं, आत्मा आत्मा है। जब ये दृष्टि मेरी पक्की हो जाएगी, स्वाभाविक रूप से बाबा को याद करना आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई ये जल्दी से जादू की छड़ी या कोई पक्की हो जाएगी, इसके लिए मुझे अभ्यास करना पड़ता है। और चौथी बात, जो चौथा स्तंभ है, वो है बाबा से सर्व संबंध। इस पर आपका एक पूरा विषय था जो कल गीता बहन ने स्पष्ट किया, लेकिन यहाँ मैं कुछ एक 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगी। जो संबंधों की बात है, अभी हमारी बात हुई बाबा से बातें करना भी योग है। आप किसी भी संबंध में बाबा से बातें करो जो आपको प्रिय लगता है। एक संबंध बहुत अच्छा है और वो है दोस्त का। अगर आपको और किसी संबंध में बात करनी नहीं आती तो आप उसको अपना दोस्त बना लो। दोस्त से तो बातें करनी आती है, अपनी सखी से, अपनी सहेली से, हाँ, अपनी फ्रेंड से। अगर हम हर संबंध को याद, हर संबंध से बाबा के साथ जुट जाएंगे तो हमें याद करना आसान हो जाएगा। मैं इस पर एक आपके साथ एक अनुभव शेयर करती हूँ। जब हम बहुत छोटे थे, कन्याओं के रूप में यहाँ आया करते थे, हमारी क्लासेस मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, ये दादियाँ हमारी क्लास लिया करती थी। मनोहर दादी जो थी बड़ी रमणीक थी, वो बहुत बहलाती थी और कुमारियों को कभी कभी कोई कोई वो बात ऐसी योग की सुनाया करती थी। तो जब हम सब कुमारियाँ आते थे, वो हमारी क्लास कराती थी, तो हमको कहती थी कि तुमने बाबा को अपना बच्चा बनाया है। तो हमको बड़ी शर्म आती थी, हम करते थे, हम ऐसा करते थे। छोटे छोटे बच्चे थे ना हम, तो हमको लगता था कि बाबा को हम कैसे बच्चा बनाएंगे। और जैसे जैसे हम बड़े हुए, फिर ऐसे ही वो पूछती थी दूसरा सवाल, कभी बाबा को अपना साजन बनाया है। तो हम लोगों को बड़ी शर्म आती थी, हम बोलते ही नहीं थे, बस चुप रहते थे, हंसते थे। जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हुए, ज्ञान का स्पष्टीकरण हुआ, समझ आने लगा, तब मालूम पड़ा कि बाबा को हर संबंध में अपना बनाना बहुत आवश्यक है। और जिस संबंध में मैंने नहीं बनाया होगा, वही संबंध आपको खींचेगा। याद रखना ये बात, ये प्रैक्टिकल बात बता रही हूं। इसलिए हर संबंध से बाबा से बातें करो, और जो संबंध से आप बात करेंगे, उस संबंध से आपके जीवन में कोई ना कोई गुण आने लगेगा। उदाहरण के तौर पे, आप अगर मित्र उसको अपना बनाएंगे, अपना दोस्त बनाएंगे, तो आप में निर्भयता का गुण जागृत होगा। क्यों? दोस्त के नाते से हम अपने दिल खोल देते हैं, हर बात बता देते हैं। आपके अंदर निर्भयता का गुण जागृत होगा। आप उसको अपनी मदर बनाएंगे तो आपके अंदर सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, ये गुण जागृत होगा आपके अंदर। हर संबंध किसी ना किसी गुण के साथ जुड़ा हुआ है। आप इस पर मनन मंथन करना, आपके लिए होमवर्क है ये। और बाबा से हर संबंध में मुझे कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। इसीलिए बाबा को हर संबंध से अपना बनाओ, ये बहुत जरूरी है ना। तो अगर मुझे योग के सब्जेक्ट को, यूं तो बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे इसको योग कहो ही नहीं, आप इसको याद कहो। याद करना आसान है। तो इसीलिए अगर मुझे इस याद के विषय को बहुत सहज बनाना है, ये 4 बेसिक्स हैं इसके, 4 इसके आधार हैं मुख्य। बातें तो बहुत हैं, आप याद को जितना उसका स्पष्टीकरण करना चाहो उतना आप कर सकते हैं।
याद की बहुत सारी अवस्थाएं हैं। समय प्रति समय आपको सेवा केंद्रों में बहनें सुनाती भी होंगी, उसका अनुभव भी कराती होंगी, लेकिन जब तक हमारे ये बेसिक्स पक्के नहीं होंगे तब तक जो मुझे याद का अनुभव होना चाहिए वो अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए हम क्या करें, बाप समान अपनी नेचर बनाएं। नेचर मेरी कैसी हो? बाप समान। फीचर मेरे कैसे हो? फरिश्ता समान। और फ्यूचर मेरा कैसा हो? देवता समान। ये मुझे प्राप्त करना है, क्योंकि हमारा यही लक्ष्य है ना। मुझे अभी बाप समान बनना है संगम पर, और बाप समान यानी मुझे फरिश्ता बनना है। लाइट, वाइट, माइट, फरिश्ता के यही गुण होते हैं ना, लाइट, माइट एंड वाइट एंड ऑलवेज फ्लाइंग, यही गुण होते हैं फरिश्ता के। तो वो मुझे अपने अंदर धारण करना है। और देवता समान मेरा फ्यूचर, मानी जो गुण है, जो उनके अंदर गुण है, उन गुणों को मुझे अपने जीवन में लाना होगा। और यदि हम बाबा से योग लगाएं तो ऑटोमेटिकली ये तीनों ही बातें हमारे जीवन में आ जाएंगी। उसके लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, याद करना मेरे लिए सहज हो जाएगा। ओम शांति।